कैसे हैं बच्चों? बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को हम वन शॉट में पूरे अध्याय को समझा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना देर किए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स है क्या। एल्केन से बना हेलो एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अगर आप लिख पा रहे हो यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज एल्केन्स। अगर आप लिख पा रहे हो CH2 CH3 दैट इज एल्केन्स। अगर आप लिख पा रहे हो CH2 CH2 CH3 दैट इज आल्सो भी एल्केन्स। ये सभी क्या है? एल्केन्स है। हमने जान गया कि ये क्या बेटा? एल्केन्स है। अब हम जानते हैं हेलो एल्केन्स में हेलो शब्द आया है, तो हम बता दे बेटा ये क्या हो गया? एल्केन्स। क्लियर बात? अब हेलो एल्केन्स में एक शब्द आया, इसको बोल रहे हैं हेलो। तो हेलो नहीं बेटा, ये हेलोजन है। ये क्या बेटा? हेलोजन। और हेलोजन को हम एक्स के द्वारा बताते हैं। और एक्स क्या होता है? Cl है, Br है, I है, F है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सभी क्या है? हेलोजन है। तो ये हेलोजन और एल्केन्स जब आपस में एक साथ हो जाता है तो बनता है हेलो एल्केन्स। क्लियर बात है? तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो ये एलिफेटिक कंपाउंड। कौन सा बेटा? ये एल्केन्स क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड है। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब क्या हुआ कि जैसे कि CH4 क्या बेटा? एलिफेटिक है, यानी ये एल्केन्स है। और इसी एल्केन्स के एक हाइड्रोजन को हटाने से ये एलिफेटिक बन जाता है। ठीक है ना? तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है। अब देखो, अगर CH4 से एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं किसी X को जोड़ दूं, यानी Cl Br I F को जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन्स। क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन्स। यानी एलिफेटिक कंपाउंड के एक हाइड्रोजन के बदले क्या बोलेंगे? एलिफेटिक कंपाउंड के एक हाइड्रोजन के बदले यदि हैलोजन समूह के किसी एक यौगिक को प्रतिस्थापित कर जाए तो उससे जो नया यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। तो हमने क्या किया है कि CH4 से हमने एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया, तो क्या बचेगा बेटा? CH3। और जो हाइड्रोजन को निकाला है उसके बदले आप या तो Cl या Br या I या F लिख दो, कोई एक सा लिख दो। तो ये जो चीज बना ना, इसे क्या बोलेंगे हम? हेलो एल्केन्स। ठीक है? उसी प्रकार से हेलो एरिन्स भी होता है। तो हेलो एरिन्स क्या हो गया? जैसे हमने एल्केन्स बताया, तो हेलो एरिन्स इसी प्रकार का चीज है। आप देख लीजिए एक बार फटाफट। तो हेलो एरिन्स क्या हुआ? ये जो बेंजीन समूह है इसे एरिन्स कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एरिन्स। और इसके एक हाइड्रोजन को निकालकर अगर इसके बदले हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन को रख दें, तब ये बन जाएगा हेलो एरिन्स। तो वही है कि बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन के बदले अगर हम किसी हेलोजन कंपाउंड के तत्व को रख देंगे, जैसे F को रख देंगे बेटा, या Cl को रख देंगे, या I को रख देंगे, तो ये सभी क्या बन जाएगा? हेलो एरिन्स। तो आपको परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम परिभाषा के ऊपर फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो क्या हुआ? जब किसी एलिफेटिक कंपाउंड के बदले एक हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं, उससे क्या बनता है? नया यौगिक बनता है। इसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन्स कहेंगे। अब हेलो एरिन्स क्या हो गया? वही एरोमेटिक कंपाउंड के एक हाइड्रोजन के बदले जब किसी परमाणु को स्थापित कर देंगे तो क्या बनता है? कि यौगिक बनता है। इसे क्या बोलेंगे हम? हेलो एरिन्स बोलेंगे। ठीक है? तो ये आपकी हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स आपका हो गया। अब इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। जैसे कक्षा का वर्गीकरण होता है, 1 से लेके 10 तक के बच्चों को हम अलग अलग क्लास में बैठाते हैं, उस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलोजन्स को अलग अलग क्लासों में रखा जाता है। तो अगर यदि हम किसी यदि X अकेला आया हुआ है, यानी कि हेलोजन अकेला आया हुआ है, तो अब इसको बोलेंगे मोनो एल्केन्स। अगर यदि X यानी हेलोजन 2 आया हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन्स। और अगर यदि हेलोजन 3 आया हुआ है, 3 हेलोजन है या 3X है, तो बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। यानी कि हेलोजन समूह के संख्या के आधार पर, यानी हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स और हेलोजन्स को मोनो, डाई, ट्राई या फिर हम पोली भी कह सकते हैं, यौगिकों में बांटा गया है।
तो ये हो गया। अब आते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसका बेटा? तो हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, यानी हेलो एल्केन्स हम किस प्रकार से बनाते हैं ये हमें जानना है। तो हेलोलेक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी कई तरीका है। जैसे हम एल्केन से बना सकते हैं इसे, है ना, एल्किन से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग एल्केन से देख लेते हैं। एल्केन्स मेरा क्या हो गया बेटा? CH4। जब एल्केन्स का क्लोरीनीकरण करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है, यानी CH3Cl की प्राप्ति होती है। अब एल्केन्स क्या हुआ? तो एल्केन्स आपका CH4, ये क्या बेटा हुआ? एल्केन्स। ये भी क्या है? एल्केन्स है। अगर इसमें पूरे पूरे हाइड्रोजन मिले हुए, जैसे कार्बन को देख लेते हैं बेटा, तो कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। तो ये चारों मिलके जो बना यौगिक CH4, ये क्या हो गया? एल्केन। अगर 2 कार्बन लेते हैं तो 2 कार्बन को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? आप चेक कर लो कितने हाइड्रोजन आएंगे, देख लो। इसमें कितना हो जाएगा बेटा? CH3, और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? CH3। तो ये भी क्या हो गया बेटा? एल्केन्स। ठीक है ना। इस तरह से हम 3 कार्बन ले, 3 कार्बन क्या हो जाएगा? CH3, CH2, CH3। ये भी क्या हो गया बेटा? एल्केन्स। तो कोई सा भी ले, या आप CH4 ले, या CH3 CH3 ले, या CH3 CH2 CH3 ले, तो इनको हम क्लोरीनीकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब एल्किन्स है। एल्किन्स क्या? जिसमें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड परिवर्तित हो गया तो वो कहलाता है एल्किन। आपको बताया था सिंगल बॉन्ड क्या कहलाता है? सिंगल बॉन्ड आपका कहलाता है एन, डबल बॉन्ड क्या कहलाता है? इन, और ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाता है? आइन। तो अगर यदि हम ये 2 कार्बन ले ले, दोनों पे डबल बॉन्ड ले तो हो जाता है इन, यानी हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा बेटा? ये एल्कीन। और एल्कीन जब हमने डबल बॉन्ड डाल दिया तो कितने इसमें हाइड्रोजन आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2। तो अब ये हो गया एल्कीन। तो हमने यही एल्कीन को लिया है और इसका क्या किया हमने? अभिक्रिया करवा दिया हैलोजन क्लोराइड से, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो हमें क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। आते हैं अगले पेज में। फिर हमने किससे अभिक्रिया करवा दिया है? यहाँ पर अल्कोहल से हमने प्राप्त किया है। किसको प्राप्त किया है? तो हेलो एल्केन को प्राप्त किया। हेलो एल्केन का सूत्र पता है, यही होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स। आर क्या है? तो ये एल्किल है, और एक्स क्या? ClBr, कुछ भी लिख दो, ये हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। तो अब देखो हमने किससे लिया? अल्कोहल से। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड OH। इसमें क्या मिला दिया हमने? हाइड्रोजन हैलाइड बना दिया। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या है? वही आपका हैलोजन अम्ल है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HX, और X का बदला क्या लिखेंगे? या तो ClBr। तो HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो HI क्या? ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या सॉरी ये हेलोजन एसिड हो गया। ये HBr क्या है? ये भी हेलोजन एसिड है। HF क्या? ये भी हेलोजन एसिड है। ये सारे क्या है? हेलोजन एसिड, इसे हेलोजन अम्ल बोलते हैं। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल के साथ की जाती है ना बेटा, तो भी क्या मिलता है हमें? हेलो एल्केन की प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं सीधे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण पर। तो भौतिक गुण में पहला गुण हो जाता है भौतिक अवस्था, दूसरा क्वथनांक, तीसरा आपका डेंसिटी यानी घनत्व, चौथा हो जाता है विलेयता यानी किस में ये घुलता है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसमें भौतिक अवस्था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया? फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था इसकी क्या क्या होती है। तो जो छोटे कार्बन परमाणु वाले होते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी गैसीय अवस्था में इनके प्राप्त होता है। और जैसे इनकी कार्बन संख्या 3 से 18 के बीच आती है ना, तो ये किस अवस्था में होते हैं? ये द्रव अवस्था में होते हैं। और इनसे जो अधिक होता है वो सभी क्या होता है? ठोस अवस्था में। तो इतना काफी हो गया आपका फिजिकल स्टेट जानने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो चीज इसमें आता है बेटा, ये आता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है क्वथनांक, यानी किस में ये उबलता है। तो जस्ट ये अपने आणविक आकार के द्रव्यमान वाले यौगिक तुलना में इसका क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है। आणविक द्रव्यमान कैसा? जैसे कि हेलो एल्केन आप लिख दो R-X, इसमें क्या लिखोगे? CH3, इसमें क्या लिखोगे? Cl। तो कितने इसमें कार्बन हो गए? 1। और इसी तरह से आप यहां लिख दो, ये हो गया क्या? मिथाइल अल्कोहल। ये हेलो एल्केन है, ये मिथाइल अल्कोहल है। तो इसमें कार्बन कितने बेटा? इसमें कार्बन है 1, और इसमें भी कार्बन कितना है? 1। अगर इनका क्वथनांक चेक करेंगे और इनका भी क्वथनांक चेक करेंगे तो दोनों में से इसका क्वथनांक ज्यादा है, इसका क्वथनांक क्या होगा? कम प्राप्त होगा। तो ये आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक की तुलना में इसका क्वथनांक क्या होता है? अधिक प्राप्त होता है, ऐसा ये होता है। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, यानी इसकी घनत्व क्या होता है? तो एल्किल क्लोराइड देखेंगे, एल्किल क्लोराइड
जल से हल्का होता है, जबकि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड होगा बेटा यहाँ पर आयोडाइड, ये जल से क्या होता है, भारी होता है। अब है सोल्युबिलिटी यानी कि विलयता, ये किस में घुलता है, तो सीधी सी बात है ये किस में घुलेगा, तो जल में अल्प घुलेगा और कार्बनिक विलायकों में ज्यादा घुलेगा। क्यों ज्यादा घुलेगा, क्योंकि यह कार्बनिक कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि R-X है, यानी एल्किल के साथ क्या है, हैलोजन समूह है। तो हैलोजन समूह जो है होता है ना, वो जल में कम घुलनशील होता है। किसमें, जल में कम, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम बनते हैं। और ये किसमें विलायक होता है, कार्बनिक विलायक में, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, है ना, ईथेन, इन सब में ये ज्यादा घुलनशील प्राप्त होगा। तो हमने अभी देख लिया इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया। ये कुछ मैंने एग्जांपल बना के देखें, ये क्लोरोबेंजीन लिखा है, ब्रोमोबेंजीन लिखा है, बेंजीन लिखा है। आपको बताया गया होगा कि ये फिनोल है, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इस तरह से। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र जरा उपयोगी होता है इसमें, अभी आपको आएगा आगे चल के। तो इसको सूत्र हम इस प्रकार से लिखते हैं, या तो लिख दो बेटा N2Cl, या फिर आप इसको लिख दो इस प्रकार से कि डबल एन ट्रिपल बॉन्ड एन और Cl, ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही हो गया। अब टोलुइन भी होता है, CH3 लगा दोगे बेंजीन साथ तो ये टोलुइन हो जाएगा। हम आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, यानी कि इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, इनसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, R-OH का, ये बेटा ये अल्कोहल है। किससे बनाना है, तो ये हैलो एल्केन से बनाना है। हैलो एल्केन क्या हुआ, R-X। और अगर इसमें यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दे, क्या मिला दे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। देखो यही बात हमने क्या ये लिया, हैलो एल्केन्स R≡X, और ये क्या लिया, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमको क्या मिल गया, अल्कोहल, और साथ में क्या मिला, KX यानी पोटेशियम हैलाइड मिला। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हमने दिया। अभी ईथर से भी इसको हम बना सकते हैं, किसको, क्या बना सकते, प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो ये ईथर बना सकते हैं किससे, हैलो एल्केन से। हैलो एल्केन से क्या बना सकते हैं बेटा, हम ईथर ही बना सकते हैं। तो हैलो एल्केन से ईथर कैसे बनाते हैं, यहां देख लीजिए। तो हैलो एल्केन का सूत्र क्या हो गया बेटा, R-X, क्या हो गया, R-X यानी R≡X, और इसमें सोडियम एल्कोऑक्साइड से यदि अभिक्रिया करा दिया जाए तो हमें मिल जाता है ईथर, ये R≡R OR, और इस साथ में क्या मिलेगा, सोडियम हैलाइड मिल जाएगा। तो R-X क्या हो गया मेरा, R≡X, ये मेरा हैलो एल्केन्स हो गया। हम इसमें क्या मिला देंगे, सोडियम एल्कोऑक्साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, R≡R, ये मेरा ईथर का सूत्र है। अब इससे मिल गया, तो अब देखो R≡, ये हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ से R ले लिया, और यहाँ से O ले लिया, तो अब बचा क्या मेरे पास, NX, तो ये सोडियम हैलाइड मेरे लास्ट में बच गया। तो हमने देखा कि ईथर भी इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, किससे, हैलो एल्केन से। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरेंस। हैलोरेंस हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो हैलोरेंस क्या बेटा, जैसे हमने बताया कि R-X क्या होता है, ये आपका हैलो एल्केन्स होता है। तो उसी प्रकार से बेंजीन के साथ अगर यदि हम X लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हैलो एरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैलो एरेंस। तो अब देखो ये सीधी सी बात है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसी आधार पे बनाते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ हम क्लोरीकरण कर दें तो हमें क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, अर्थात क्या मिल गया हमको, हैलो एरेंस मिल गया। क्या मिल गया, हैलो एरेंस मिल गया। अब प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो ये हो गया N2Cl, ये क्या बेटा, N2Cl, और किसकी उपस्थिति होगी, CuCl और HCl की, इसकी उपस्थिति करवाएंगे तो देखो ये N2 नाइट्रोजन क्या अलग हो जाएगा, और यहां प्राप्त हो गया। अब बच क्या गया मेरा, बेंजीन, यानी क्या बच गया, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन हमें यहां पर प्राप्ति हो गई। तो ये क्लोरोबेंजीन क्या है, ये तो एक प्रकार का हमें हैलो एरेंस ही है। तो हैलो एरेंस बनाने की प्रक्रिया हमने यहां देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी हम बना सकते हैं हैलो एरेंस। बेंजीन सूत्र क्या होता है, अभी बताया था, ये N2Cl क्या है, N2Cl क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके साथ क्या करना, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवा देना है। तो ये जो N2 है ये अलग हो जाएगा, देखो N2 अलग हो गया, और साथ में क्या हो गया, KCl, तो KCl क्या हो गया मेरा, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। और ये क्या बचा मेरा, ये बच गया मेरा आइडोबेंजीन। तो ये मेरा आइडोबेंजीन जो है यही मेरा क्या है, तो हैलो एरेंस है। अब हम आगे चलते हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। तो पहला जो आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कब पिघल जाता है ना, इसकी पिघलने की मतलब टेम्परेचर कितना है। तो हमने आपको सिखाया था, ये हुआ गया फ्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, और ये मेरा क्या हो गया आइडोबेंजीन। यानी इसको क्या बोलते हैं FCl-BrI। ये क्या हो गया CBI। आपको बताया था ना CBI जो भारतीय संस्था है क्राइम ब्रांच की CBI, और F को पहले करते हैं फर्स्ट में करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया CBI, यानी फर्स्ट CBI याद कीजिए। तो आप देखिए ये लग रहा होगा मैट्रिक के बच्चा का आया हुआ पूर्णांक है जो अप्राप्तांक प्राप्त किए मैट्रिक बच्चों ने, इसलिए तो ये देखो पहला क्या 358, दूसरा 405, तीसरा क्या 429 और चौथा क्या 462। तो आप ऐसे ठीक करोगे 5 3 8 हो गया 358, 405 यानी इसमें कुछ नहीं जोड़ो, खाली एक आगे बढ़ा दो, 4 दूना 8 1 9 429, और ये हो गया 462 सबसे लास्ट। तो ये आपका क्या हो गया बेटा क्वथनांक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब हम अगला चलते हैं। अगला सोलिबिलिटी है। सोलिबिलिटी है कि इसमें ये घुल जाता है ना। सोलिबिलिटी मतलब किसमें ये घुल जाता है। तो बात किसकी है बेटा हेलोएरिन से। हेलोएरिन क्या है कार्बनिक विलायक है, हैलोजन है। हैलोजन समूह इसमें हाइड्रोजन कम बनते हैं। जब हाइड्रोजन कम बनेगा तो क्या ये जल में घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो ये किस में घुलेगा कार्बनिक विलायकों में। तो ये किस में घुलते हैं कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन यानी कि इसके रासायनिक गुण क्या क्या है। तो रासायनिक गुण हम समझ लेते हैं। रासायनिक गुण में पहला है कि अगर यदि ये क्लोरोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन क्या हेलोएरिन्स है, इसको किस साथ क्या कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा सोडियम फिनेट। क्या मिलेगा सोडियम फिनेट। तो अगर क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको सोडियम फिनेट की प्राप्ति हो जाएगी। अगला जो है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाना, यानी साइनोबेंजीन को बनाना। तो अगर यदि ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया क्यूपर साइनाइड से करते, क्या कहते हैं क्यूपर साइनाइड से करते, हमको क्या मिल जाएगा साइनोबेंजीन। क्या मिल जाएगा साइनोबेंजीन। तो ये आपने यहां से देख लिया कि ये किस तरह से आप बेंजोनाइट्राइल यानी साइनोबेंजीन का आपने यहां प्राप्ति कर लिया। अब अगला चलेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। अगर मैग्नीशियम मेटल साथ अपक्रिया करते तो क्या बनता है। तो ब्रोमोबेंजीन को अगर मैग्नीशियम मेटल साथ क्या कहते हैं Mg बार बनेगा। क्या बनेगा Mg बार, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं बेंजीन मैग्नीशियम बोरोनाइड। क्या बोलेगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्राप्ति यहां पर आपको हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन मतलब क्या हुआ कि ऐसा हेलोजन समूह जिसमें कि हेलोजन की संख्या 2 से अधिक हो। कितना से 2 से अधिक। तो ये क्या कहलाएगा पॉलीहेलोजन। क्योंकि हम जानते हैं अपने देश में ना एक वचन द्विवचन बहुवचन ये 3 ठो होता है। यानी एक वचन मतलब एक आदमी, द्विवचन मतलब 2 आदमी, बहुवचन मतलब ज्यादा आदमी 2 से अधिक। लेकिन ये लोग इंग्लिश मैन जो होते हैं अंग्रेज वैज्ञानिक जो उन्होंने 2 ही चीज है, या तो सिंगुलर ना तो प्लूरल, या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल। तो उसने एक को सिंगुलर कहा और 2 से अधिक हो गया तो उसको क्या क्या प्लूरल। तो 2 से अधिक हो जाए क्या 2 या 2 से अधिक वो प्लूरल कहलाता है। तो आप देखो जिसमें हेलोजन की संख्या यानी एक्स की संख्या यानी Cl की संख्या, I की संख्या, Br की संख्या, F की संख्या अगर इससे 2 से अधिक हो, किससे अधिक हो 2 से अधिक हो, तो ये क्या कहलाएगा बेटा ये कहलाएगा पॉलीहेलोजन कंपाउंड। और पहला जो आया ऑप्शन डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। डाइक्लोरो मतलब 2 गो क्लोरो, और ये हो गया जब 2 क्लोरो है तो CH2 बचता है यानी CH2Cl2 इसका सूत्र हो जाएगा। डाइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं CH2 ये कब बनेगा जब हम मीथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे तब क्या बनेगा ये बनेगा CH2Cl2। अब देखो इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं और कुछ बातें इसके भौतिक गुण भी है। ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है द्रव अवस्था में होता है। और ये धातु की ये पेंट को हटाने में कार्य करता है, यानी धातु सतह पे जो पेंट होता है ना उसको हटाने में ये कार्य करता है। मानव और जंतुओं के लिए क्या बेटा ये हानिकारक होता है। ये आंत को यानी तंत्रिका तंत्र और आंत दोनों को ये क्षतिग्रस्त कर सकता है। ठीक है।
और शायद आप एक चीज और बता दें इसमें जो काफी हानिकारक चीज है कि अगर यदि इसकी एक बूंद सीधे आंख में आ जाए ना, अगर आ जाए तो ये सीधे कॉर्निया को जला सकता है और हम जीवन भर के लिए अंधे हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी, जो खराब गुण कह सकते हैं। अब कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो मतलब क्या, जिसमें क्लोरीन की संख्या 3 हो और कार्बन साथ एक ही हट जाती है, क्या वो ट्राइक्लोरो। एक्चुअली होता है क्या, कार्बन के साथ 4 परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, है ना। तो अगर यदि 3 आपका क्लोरीन ही हो जाता है, 3 आपका क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ पे, तो आपका क्या अवस्था है, CH क्या बनता है, CH तो ये क्या हुआ, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको कि हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म खतरनाक है, सूंघने के साथ आदमी बेहोश हो सकता है, बहुत डेंजरस चीज है। और अगर यदि हवा के संपर्क में आए तो फॉजी नामक गैस ही बनाता है और भी जहरीला गैस है। तो पहले इस क्लोरोफॉर्म को शल्य चिकित्सा में बेहोशी करने के लिए उपयोग किया था, लेकिन अब ये डाइथाइल ईथर का उपयोग किया जाता है क्योंकि अब वो खतरनाक ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। अब आते हैं अगला चीज, ट्राइआइडोमेथन, जिसको कि आइडोफॉर्म भी कहते हैं। ट्राइआइडोमेथन, अगर कार्बन में 3 जगह ये आपका आयोडीन भी आ जाता है और सिर्फ एक जगह आपका है, तो इसका सूत्र क्या होगा, CH3। ये क्या हुआ, ट्राइआइडोफॉर्म। और ये भी क्या, ये अच्छा पदार्थ है। ये अच्छा पदार्थ क्या है कि ये जो हमारे शरीर में कहीं कट गया, जल गया, तो खासकर कटने वाले जगह में अगर इसको लगा देना तो एंटीसेप्टिक का काम करता है और बाहरी जो वायरस है, बैक्टीरिया, उसको ये रोक देता है संपर्क में आने से और आपको त्वचा को सुरक्षा करता है। तो कई मामलों में ट्राइआइडोफॉर्म एक अच्छा चीज है, अच्छा पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। लेकिन हाँ, अगर हमारे शरीर के अंदर चले जाए तो भी ये खतरनाक हो सकता है। तो हमारे शरीर के अंदर ये नहीं जाना चाहिए, बाहरी पदार्थों, बाहरी यूज के लिए अच्छा होता है। तो इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लेंगे। अब आता है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन हमको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अब ये कैसे होता है, कार्बन के 4 परमाणु है, अगर चारों जगह Cl आ जाए, चारों जगह Cl आए तो क्या हो जाएगा, बस यही बनेगा CCl4। क्योंकि एक कार्बन है तो इसलिए क्या होगा, मीथेन, एक कार्बन मीथेन, और ये क्लोरीन कितना, 4 तो क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको बोलते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। ये भी क्लोरोफॉर्म की भांति थोड़ा सा जहरीला है ना, थोड़ा सा खराब है, और द्रव अवस्था में ये भी प्राप्त होता है, ये भी जल में अविलय है ना। और भी कई उपयोग हैं क्लोरोफॉर्म की भांति। देखो ये भी लाइन यहाँ है, क्लोरोफॉर्म की भांति ये क्या होता है, हानिकारक होता है मानव शरीर के लिए। अंदर प्रवेश कर जाए तो उल्टी की, बमन की इच्छा हो जाती है, तो ये भी खतरनाक। आप देख लो जितने भी हैलोजन कंपाउंड है, मानव के लिए अच्छा नहीं है। आप सीधी से लेकर लाइन में लिख सकते हो ये मानव के हानिकारक है, लेकिन कुछ है जो बाहरी उपयोग के लिए अच्छा है, जैसे कि आइडोफॉर्म हो गया, बाहरी उपयोग के लिए अच्छा है, घाव के लिए अच्छा है। और क्लोरोफॉर्म भी मानव के लिए हानिकारक है। पहले जमाने में बेहोश करने के लिए इसको लगाते, लेकिन ज्यादा मात्रा में बजाते तो वो भी आदमी को होश ही ना आए, कभी सदा के लिए बेहोश हो सकता है। इन्हें गया ऊपर राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, यही बात हो जाएगा। तो फिर ये ट्राइक्लोरोमीथेन भी क्या है, ये भी खतरनाक है। आप सभी हेलोजन कंपाउंड के लिए लिख सकते हो कि ये अच्छा नहीं है, मानव के लिए खतरनाक है, ठीक है, ये समझ गए बात, हाँ ना। और लगभग सभी क्या है, सभी हेलोजन है, तो जल में सभी अल्प विलय होंगे। कुछ बात कॉमन है, मानव के लिए खतरनाक है, जल में अल्प, चमड़ा वगैरह कहीं पड़ेगा तो ये नुकसानदायक होता है। खाली कुछ यौगिकों को छोड़कर, जैसे आइडोफॉर्म को छोड़कर बाकी सभी खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो अब अगला है पी डाइक्लोरोबेंजीन, जिसको हम लोग PDB कहते हैं। ये हमने इसका उपयोग कई जगह बताया भी था कि ये जमीन को धूसर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और बेंजीन के क्लोरीनीकरण से भी इसका निर्माण होता है। तो ये पहले सबसे देख लो, बेंजीन के क्लोरीनीकरण से इसका निर्माण होता है। नाम क्या है, पी डाइक्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन। तो इसमें क्लोरोबेंजीन है ना बेटा, क्या है, क्लोरो है। क्लोरो मतलब क्या हुआ, क्लोरीन। जब तक क्लोरीन बेंजीन साथ नहीं जुड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो बेंजीन के क्लोरीनीकरण से इसका निर्माण होता है। और कुछ खास बातें जो हम यहाँ लिखवा दें कि विषैली प्रकृति होती है, ये भी देखो यही बात है, विषैली प्रकृति होती है, एकदम स्पष्ट आपको मिल रहा है ना। और मिट्टी को धूमिल करने के लिए, जो हम शुरू बताए थे कि मिट्टी को धूमिल करने के लिए पी डाइक्लोरोबेंजीन का हम लोग उपयोग करते हैं। DDT, ये सबसे खतरनाक चीज हो गया, अभी तक का सबसे खतरनाक यही है, मछलियों के लिए हानिकारक है ना।
पाल मूलर ने इसको खोज किया था, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और विकसित देश इसका प्रतिबंध लगा चुके हैं, कुछ विकासशील देश इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा चीज नहीं है, खासकर मछलियों जलीय जीवों के लिए खतरनाक है। इस कारण से इसे अमेरिका ने प्रतिबंधित करके रखा हुआ है। तो कुछ बातें हम यहाँ पे आपको सुना देते हैं। तो DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया, ठीक है ना। 1873 में इसको 1873 में इसकी खोज हुई थी और 1939 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक पाल मूलर ने इसे कीटनाशक रूप में उपयोग किया था। बाद में इसका उपयोग मलेरिया मच्छरों को मारने के लिए हुआ और इसको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। किसको? पाल मूलर को, इसी काम के लिए, है ना। ये बात देखो, मलेरिया वाली बात यहाँ भी हम लिखे थे। DDT जब खेतों में तालाबों में छिड़काव में आती थी, उस जीवों के लिए खतरनाक होता है ना, मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो ये अमेरिका ने इसको क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। 1973 में ही अमेरिका ने इसे प्रतिबंध लगा दिया। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे आप कर लेंगे। और अब चौथा आता है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन ये भी खतरनाक है बेटा। हमने बताया कि ये कोई भी कंपाउंड इसका बढ़िया नहीं है, लेकिन हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि उसको जो बात है उसमें उपयोग करना है। तो फ्रेयॉन 4 प्रकार के फ्रेयॉन है आपका 11, फ्रेयॉन 12, फ्रेयॉन 13, फ्रेयॉन 14। इसमें फ्रेयॉन 12 वातावरणिक शीतलकों में इसका उपयोग होता है। हालांकि अमेरिका ने इस पर ही प्रतिबंध लगा रखा, वो भी अपने देश में नहीं लगाता, लेकिन हमारे देश में इसका उपयोग होता है क्योंकि हमको सस्ता में फ्री चाहिए और सस्ता भी ये यौगिक मिल जाता है मार्केट में। तो इसलिए फ्रिज वाले क्या करते हैं? यही डाल देते हैं। हमारा देश का जो वायुमंडल गर्म हो रहा है ना, अभी तापमान अभी कटिहार का या पूर्णिया का या दिल्ली का जो ज़्यादा तापमान है, इसी कारण से हम सस्ता में लेने की जुगाड़ में थे कि 10,000 मिल रहा है, चलो भाई ले लेते हैं। और आजकल तो अब आया हुआ है कौन सा महीना चल रहा है जिसमें कि आपको छूट मिलता है काफ़ी ज़्यादा, है ना। ये दुर्गा पूजा के बाद क्या बोलता है वो, हाँ, धनतेरस। तो अभी काफ़ी मौका चल रहा है, सामानों को सस्ता किया जा रहा है और आप बेवकूफ बन के लीजिए। सस्ता सामान कितना अच्छा होगा आप ही समझ सकते हो। तो फ्रेयॉन 12 इसमें वातावरण को उपयोग होने वाला यूज है, जो प्रशीतकों में इसका उपयोग ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो काफी हो गया इसके बारे में। अब इसमें अगला चलते हैं, इसको बनाने की प्रक्रिया भी है बेटा, देख लीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ HbCl3 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो हमको फ्रेयॉन 12 की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब हमें लगता है कि हम लोग अब अंतिम पेज में पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? वेस्ट्रॉन की, है ना। वेस्ट्रॉन का बहुत आसान सा सूत्र होता है। आप बोलोगे तो इसमें Cl2 और इसमें भी Cl2 होते हैं। तो अब दोनों में Cl2 हो गया तो अब क्या बचता है? देखो बेटा, इसमें एक बचेगा, इसमें H बचेगा, तो क्या होगा? CH ये किसका सूत्र हो गया? वेस्ट्रॉन का सूत्र हो गया। तो एसिटिलीन का जब क्लोरीनीकरण किया जाता है तो एसिटिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होती है, और जब इसका क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वेस्ट्रॉन की प्राप्ति, यानी CHCl2। तो ये भी क्या? रंगहीन अज्वलनशील द्रव होता है, रंगहीन होता है लेकिन अज्वलनशील। और ये भी क्या? ये भी जल में नहीं घुलता है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। तो किस में घुलेंगे? कार्बनिक विलायकों में घुलेंगे, जैसे तेल, पेंट, वार्निश इत्यादि में ये आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है बेटा। और हमें लगता है कि आपका आज ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। हमने पूरी चैप्टर को समाप्त कर दिया। तो इस चैप्टर में मुख्य बातें क्या है जो आपको जानना है? तो इस चैप्टर में मुख्य बातें हैं जैसे कि हैलोएल्केन्स का प्रिपरेशन, हैलोएल्केन का भौतिक गुण और हैलोएल्केन का रासायनिक गुण, फिर हैलोएरिन्स का प्रिपरेशन, फिर इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बाद ये सारे आपके यौगिक है, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है, जिसमें कि काफी उपयोगी एग्जाम में कौन कौन सा पूछता है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, या फिर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब। वेस्ट्रॉन भी कभी कभी पूछा है एग्जाम में। तो ये कुछ खास बातें, कोई बड़ी चैप्टर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमने 10 मिनट हमको नहीं लगा होगा, शायद 20-25 मिनट में लगा होगा, हमने पूरा चैप्टर को तो मक्खन करा दिया आपके सामने। आप इस वीडियो को घर में 1-2 बार जरूर देख लें, आपको बहुत आसान लगेगा। ये चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए साथ ही बेटा आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।